कैसे करूँ चंदर? वह इतने अच्छे हैं और उसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ? कैसे कहूँ? सुधा बोली। जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी है वैसा निबाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही नशा रहता है। फिर किसको यह सूझता है? आओ चलो चाय पिए। उठो, पागलपन नहीं करते। परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों न करूं ब्याह? जरूर करूंगा, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? क्या होगा? मैं रोकने वाली कौन हूँ? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा। नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी जैसे वधस्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छाह रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाह को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छाह पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद वह फिर उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदल कर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी को रंग नहीं सकती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते हुए और सपनों की तरह गुजर गए। कोई चीज उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था, और वह जैसे नींद में भी चल फिर रहा था, नींद में भी सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज जाने के बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ कर आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी, तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भीगना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उससे निबाह नहीं किया तो वह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए निबाह करूंगी। लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ। लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर मत करना। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं यह नरक झेलने में समर्थ हूँ।
तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है। पाँवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ नहीं कह सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगता है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए बैठी। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्ला कर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर के बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ। तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वो किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीजें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि से हो गई ये जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे, हम बे पढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन ही नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है, सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं और दीदी कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए, बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इस सब मामले में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदन ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात में सचेत रहती हैं किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है,
कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान छलकाती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें ये सब गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मांसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम दोनों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आ सकती है भला। बताओ, बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ। वास्तविकता के स्तर पर चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो यह सब नहीं आया है। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी बस। मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पांवों से चंदर की पांवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों? यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, फिर आपको देखकर मैं स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई और दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछो बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रख कर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। फिर ये सब क्या है और क्यों है? बिनती चुप रही, पता नहीं क्यों। मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन में कहा कि आप इतनी पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत कहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था। बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ? वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ, संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं की अंतर विरोधी में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ले ली थी, और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांकिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा है। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाड़ी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को
वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ नहीं थी, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाड़ों का शिकार होना पड़ता था। सितंबर बीत रहा था और अब वह अपने गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितना सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम ही होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी, मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां, इधर अपराध करना उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है, तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा, देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को, लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने आप को समझती क्या हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह से न मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ढांकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिनती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? चंदर फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती विनती होने वाली हैं, आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर, अभी तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग्य सहकर भी तुम्हारे पास रही, अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग्य सहकर भी तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो, तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा? क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती परवाह नहीं करता, जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया, तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल भी नहीं बोली। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे।
सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्डर संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंदर ने कुछ इस तरह से कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिनती की आंखों में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी, तुमने मुझे गलत समझा। नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बहुत उथली लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार भी नहीं पूछा जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के रोने की कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख में रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा के लिए इस बात के लिए पागल थी कि तुम्हें ज़रा सी भी ठेस न पहुँचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूँ कि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस नहीं करूँगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिनती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिनती को उठाया और पास की कुर्सी पर बैठा दिया। सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिनती। चंदर अब एकांत चाहता है और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजीन माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमय पवित्रता बिंदी को अपमानित कर दिया था और मंदिर की पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुतशिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रख कर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई इन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति का करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी भी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुदेर कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियाँ, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुतशिकन के मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाएं। कि ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। बिनती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा। सुधा के पत्र भी बंद हो चुके थे। पम्मी के भी 2 खत आए थे। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला,
सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी चांद थी, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हों।